हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वीडियो जस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपका जो सीज का पेपर, यानी कि जो आपका प्रैक्टिस पेपर जो दिया है यहाँ पर सीज का, वो आपको यहाँ पर आज देखने वाले हैं। और नाम क्या है भाई सब्जेक्ट का हमारे, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका भाई साइंस वाला, यानी कि आज हम जो है साइंस का जो है सीज का पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पिछला वीडियो अगर आपको पसंद आया है और अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें हमने इंग्लिश की बात कर ली है, इंग्लिश का सीज का हमने प्रैक्टिस पेपर देख लिया है, उसी के साथ हमने इंग्लिश के अलावा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो है वो भी हमने पेपर देख लिया है। और आज हम देख रहे हैं साइंस का, इसके बाद हम मैथ्स का पेपर देख रहे हैं। और मैथ्स के पेपर के बाद हमारे यही पेपर है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सीज की एग्जाम यानी कि जो इस एग्जाम का नाम है आपका जो है होती है स्टेट, है ना, एजुकेशन अचीवमेंट टेस्ट, या हम कहें कि सर्वे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बोर नहीं करते हुए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है। पहला आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित दो तालिकाएं जानवरों के वर्गों को दो श्रेणियों में दर्शाती है। भाई दो यहाँ पर अलग अलग है, जो दो अलग अलग श्रेणी या हम कहें कि दो अलग अलग ग्रुप्स में उन्हें दर्शाती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है हिरण, हिरण आ जाएगा, हिरण जो है। फिर यहाँ पर इधर श्रेणी में मगरमच्छ भी दिया है, इधर हाथी दिया है, इधर मकड़ी दी है, इधर गाय दी है और इधर शेर दिया है। तो कैसे इसका हम आंसर जो है वो करेंगे, तो यहाँ पर प्रजनन के तरीके देखिए क्या है। इनमें एक क्वेश्चन जो है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर सी। वे किस प्रकार का भोजन खाते हैं, यानी कि इसका अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो इन जानवरों को वर्गीकृत करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का उपयोग किया गया था। तो किस का उपयोग किया जाएगा भाई, यहाँ पर किया जाएगा कि वे किस प्रकार का भोजन खाते हैं। जैसे हिरण है तो हिरण कैसा भोजन खाती है, फिर हाथी है तो हाथी कैसा, गाय कैसा खाती है, ठीक है, मगरमच्छ, मकड़ी और शेर ये सब कैसे भोजन खाते हैं। इनके आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं या हम कहीं बांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सेकेंड वाला। देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत बड़े बड़े आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखें, आराम से देखेंगे। यहाँ चार अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए हैं। चार पादप है यहाँ पर, एक ये है, एक ये है, एक इस तरीके का और एक इस तरीके का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चार पादप सिर्फ दिखाए गए हैं और जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर थोड़ा सा नीचे है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन ये है, पादप का और पादप गा को एक समूह में रखा गया है, जिनको दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है। और पादप खा जो है और पादप घा को दूसरे समूह में रखा गया है। नीचे दिए गए किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें इन दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है, की वजह से किया गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी जो पत्ती है, पत्ती आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो पत्ती है, इसकी आप पत्ती देख रहे हैं यहाँ पर, तो इनकी पत्ती के आधार पर इनको वर्गीकृत किया भैया, पत्ती के आधार पर इनको वर्गों में बांटा है या वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा पत्तियों की बनावट के आधार पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा चम्मच वाला क्वेश्चन है, आपका फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हैं, एकदम प्योर एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ बर्तन है जो आपको चम्मच वगैरह दिख रही है, जिसमें आपको याद आ रहा होगा मैगी वाली बात, ये मैगी आपको जरूर याद आई होगी। ठीक है, ये आपका बटर लगाने के लिए जो टोस्ट होता है, जो हमारा ब्रेड होता है उसमें बटर लगाने के लिए। और ये चम्मच आप लोग खीर वगैरह खाते ही होंगे यार। चलिए कमेंट करके बता दो आज क्या खाया था भाई, मैगी कितने लोगों को पसंद है ये भी कमेंट करके बता देना, है ना। चलिए, एल्यूमिनियम सामान्य तापमान पर ठोस स्वरूप में रहता है। जब सामान्य तापमान रहता है तो ये ठोस स्वरूप में रहता है। इसका गलनांक जो होता है 660 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका 2519 डिग्री सेल्सियस, नहीं 2519 डिग्री सेल्सियस। अगर इन तीनों बर्तनों को एक साथ गर्म करने रख दिया जाए, तीनों को एक साथ गर्म करने के लिए रख दिया जाए, जहां तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघलेगा। बताइए कि इसमें से कौन सा बर्तन है जो पहले पिघलेगा भाई। केवल चम्मच, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, केवल चम्मच, ठीक है, केवल चम्मच, केवल कांटा, केवल चाकू, या तीनों बर्तन चम्मच, कांटा और चाकू 660 डिग्री पर पिघल जाएंगे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो बता सकते हैं आंसर इसका। देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई क्या, आपका डी वाला। क्योंकि देखो ना क्या पूछा उसने, उसने कहा कि भाई तीनों एक शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हुए, और तीनों अगर एक ही पदार्थ से बने हुए तो 660 डिग्री क्वथनांक पे, गलनांक पर
वो क्या हो जाएंगे, तीनों पिघल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीरा की माँ तेल का दीपक जला रही थी। चूंकि थोड़ी हवा चल रही थी, इसलिए मीरा ने दीपक को एक पारदर्शी ढक्कन में ढक दिया। पारदर्शी ढक्कन का मतलब होता है कि जो ट्रांसपेरेंट कांच जैसा बना होता है, उस ढक्कन से ढक दिया। मीरा यह देखकर आश्चर्य रह गई कि दीपक बुझ गया। दीपक बुझने का क्या कारण हो सकता है? भाई बताइए, दीपक कैसे बुझा? तो ये कारण हमको बताना है। मीरा ने जो उसमें ट्रांसपेरेंट एक डब्बा था, उसमें उसको दीपक को रख दिया था। जब दीपक को उसने ट्रांसपेरेंट में रखा था, तो वो क्यों बुझ गया था भाई? देखिए यार, क्या होता है कि जब हमारी प्रकृति में जो ऑक्सीजन होता है, और अगर ये ऑक्सीजन आग को मिल जाए तो वो क्या होती है, जलने लगती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जब डब्बे को पैक कर दिया था, तो वहां पर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, इसलिए से क्या होता है, कोई सी भी आग होती है वो बुझ जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। पांचवा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और अपने पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, नवांग ने स्कूल में पढ़ा था कि अच्छी जलधारा क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। यह पता लगाने के लिए किस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है, उनसे एक परीक्षण किया। उसने गिलास में बालू, दूसरे में मृतिका या चिकनी मिट्टी जिसको कहा जाता है, और तीसरे में ह्यूमस युक्त मिट्टी ली, और फिर वह प्रत्येक गिलास में थोड़ी पानी डाल देता है। कौन सी मृदा पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी होगी, ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर जो मृतिका होती है, जो गीली चिकनी मिट्टी होती है, यहाँ पर जो देखिए ना आंसर इस तरीके का है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मृतिका, यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसको मृतिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, जो मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम जितना भी करेंगे बहुत बेस्ट करेंगे। एंटीवायरस औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरिया औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन होता है, क्योंकि क्यों कठिन होता है भाई, ये बताना है। क्योंकि आपको यहाँ पर इसका देखना है, वायरस की अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या सूक्ष्म होती है, तथा ये तेजी से म्यूटेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। सातवां देख लेते। चलिए सातवां क्वेश्चन जो है हमारा 7 वाला जो क्वेश्चन है, वो हमारा यहाँ पर देखते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए बेटा। ठीक है, देखिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। श्वसन जो है वो एक ऐसी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कौन सा विकल्प हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा और तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है? तो भाई वो बताना है अपने को। तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दूं, डायरेक्टली आंसर इसका हो जाएगा आपका बी वाला। ऊर्जा निकलती है और तापमान बढ़ता है। भाई ऊर्जा निकलती है ना जब हमारी बॉडी से, तो हमारा तापमान जो होता है उसका ऊर्जा बढ़ने से बढ़ जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7 के बाद 8 क्वेश्चन हमको वापस ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन जो है वो यहीं पर दिया है, इन्होंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, देखिए 5 के सामने 8 दिया था, तो 8 देखते हैं। किसी आग पर भारी कंबल डालकर उसे बुझाया जा सकता है, ये कैसे हो सकता है भाई? अगर किसी आग पर कोई आग अगर लगी हुई है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे खतरनाक तरीके से आग लगी हुई है, और इसमें क्या कर देना भाई, आपने कंबल डाल दिया। ठीक है, तो कंबल डालने से ये आग कैसे बुझ जाती है? तो ये होता है भाई ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोकना। अब क्या होता है कि कंबल अगर आपने लगा दिया ना, तो ऑक्सीजन जो होती है वो आग तक नहीं पहुंचती है। इसके ऊपर अपने एक क्वेश्चन किया था। तो आग अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आग को, तो वो नहीं प्रॉपर जल पाएगी, वो बुझ जाएगी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है वो हम देखने वाले हैं। 9 क्वेश्चन बोल रहा है 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा? भाई डिग्री में इसका मान क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं। केल्विन से अगर डिग्री आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो 300 है इसमें 273 आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना। 273 कहाँ से आया है? ये 273 जो है वो आपको हमेशा ही माइनस करना पड़ेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 27 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 273 है, ये आपको अगर केल्विन से, अगर आपको किस में निकालना हो भाई, सेल्सियस में निकालना, तो माइनस करना है। और अगर आपको सेल्सियस में, मान लीजिए आपको 28 सेल्सियस दिया है और आपको क्या कर देना है, आपको केल्विन में बताना है कि कितने केल्विन हो जाएगा, तो आपको क्या कर देना है, इसमें 273 जो है वो आपको 8 कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है आप लोगों को बता ही दिया मैंने, 27 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत 40 क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। नीचे दिए गए चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये चार्ट है, यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या क्या चीजें हो रही है। पराबैंगनी किरणें, यहाँ पर देखो आप इस मंडल में समताप मंडल, ये वाला मंडल जो होता है समताप मंडल होता है। फिर ओजोन परत यहाँ पर है, देखिए आप लोग ओजोन परत से आपको क्वेश्चन आएगा सोशल साइंस में। फिर
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इसको बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो हमारे कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वातावरण में एरोसोल, रेफ्रिजरेटर और फोम पैकेजिंग में निकलती है, ये इस तरीके के रूप में निकलती है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अणुओं से क्लोरीन उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर क्लोरीन जो है ओजोन अणुओं को तोड़कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड और एक अलग ऑक्सीजन अणु में परिवर्तित कर देता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अणु की अभिक्रिया से ऑक्सीजन और क्लोरीन उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पर कुछ इंडक्शन लिखे हैं, देखो यार इतना मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आप लोग बोर ना हो, अपन डायरेक्ट आंसर पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। एक चार्ट के आधार पर आप अनुसार अधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरो CFCS के उत्पन्न होने से क्या प्रभाव पड़ता है। जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर हो जाएगी भाई साहब, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी तो इससे क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, धरती के चारों ओर ओजोन परत का क्षतिग्रस्त होना। जो हमारी यहाँ ओजोन परत है भाई, ये ओजोन परत हमारी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, जिससे क्या होगी, जो पराबैंगनी किरणें होगी वो धरती पर आ जाएगी और कैंसर उत्पन्न कर देगी और बहुत सारी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नीचे दिए गए चित्र में चंद्रमा की कलाओं के दौरान चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की उत्पत्ति दिखाई गई है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखो चंद्रमा का कक्ष जो है ये वाला होता है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पृथ्वी है। चंद्रमा जो होता है इस तरीके से यहाँ पर देखें आप घूम रहा है। अब चंद्रमा जो है इस वाले कक्ष में, इस वाले क्षेत्र में घूम रहा है। देखिए पूर्णिमा के दिन यहाँ आ जाता है, घटता चंद्रमा, फिर यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो बहुत कम अपनी जो दूरी है वो, यहाँ से आप दूरी देखो पृथ्वी की, यहाँ से दूरी देखो, मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। देखिए पृथ्वी की जो दूरी है ना वो देखो यहाँ से कितनी ज़्यादा है, यहाँ से कितनी ज़्यादा है और यहाँ से कितनी कम है भाई चंद्रमा से दूरी, ठीक है। फिर यहाँ से बढ़ गई, यहाँ से बढ़ गई, यहाँ से फिर कम हो गई, यहाँ से कम हो गई, इस तरीके से चक्रण चलता है ना। बढ़ता चंद्रमा यहाँ है, फिर यहाँ पर चंद्रमा, फिर बढ़ता चंद्रमा है, फिर यहाँ पर अमावस्या आ जाती है, ठीक है। घटता चंद्रमा है, पृथ्वी से देखने पर हमें छोटा दिखाई देता है क्योंकि वो दूर होता है, यहाँ से दूर दिख रहा है ना आपको, बहुत दूर, ठीक है। चलिए इस तरीके से तो क्वेश्चन ऐसे देख लेते चलो। इस चित्र के आधार पर चंद्रोदय और चंद्र अस्त के समय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो चंद्रोदय हमेशा शाम के समय होता है और सुबह में वह अस्त हो जाता है, क्या ये सही है या फिर बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं वो सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र में, सही से देख लीजिए एक बार और। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, इन क्वेश्चन के आंसर हमें जो है अलग तरीके से देने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं जो आंसर है वो दे दूँ आपको, जब चंद्रमा की कलाएं पूर्णिमा के करीब होती है तब ही चंद्रोदय शाम के समय होता है। तो चंद्र उदय जो होता है वो शाम के समय कब होता है, जब हमारे चंद्रमा की कलाएं पूर्णिमा के करीब होती है, पूर्णिमा एकदम आने का टाइम होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, चंद्रोदय शाम के समय होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन का आंसर हमारा हो चुका है। 12वां क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए परिवर्तनों में से परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता है, किसमें उल्टा नहीं किया जा सकता है भाई, जो परिवर्तन है वो उल्टा कौन से में नहीं किया जा सकता। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आपका, वो हो जाएगा आपका बी वाला। जो कोयला है, कोयले को जब जलाएंगे हम तो इसका जो परिवर्तन है वो उल्टा नहीं हो सकता भाई, तो ये हो जाएगा आपका कोयला वाला क्षेत्र, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, इस आकृति में दिखाई गई व्हेल मछली दिखाई गई गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। तो कौन सी व्हेल मछली वायु का बुलबुला जो है यहाँ से उत्सर्जित तो करती है, लेकिन वो छोटा करती है कि बड़ा करती है भाई, ये हमको बताना है। कब, 1000 मीटर नीचे होती है मछली है, ये व्हेल मछली है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, व्हेल मछली। यहाँ पर आपको उत्तर बताना है भाई, इनमें से किस में विकल्प की सतह की तरफ ऊपर जाते वायु के बुलबुले को आकार को सही रूप में दर्शाया गया है। बुलबुला ऊपर कैसे जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं यार, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो ना आप लोग अगर देख पा रहे हैं सही से, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं जो कि मुझे नहीं लगता इतने टफ है। देखिए यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा, पहले सबसे पहले छोटा बुलबुला, फिर वो बड़ा 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 बन के लास्ट में सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्रम होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये होता है, सबसे पहले बड़ा होता है फिर उसके बाद छोटा छोटा छोटा। देखिए यार बड़ा बुलबुला पहले नहीं होता है, पहले छोटा होता है, वो छोटा ही बड़े का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये वाला हो जाएगा आपका। फिर अगला देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है।
कौन सा समूह सभी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत को प्रतिनिधित्व करता है? ऐसा कौन सा स्रोत है, ऐसा है ना, या समूह है जो ऊर्जा के स्रोत को, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत को प्रतिनिधित्व करता है? ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत जो होते हैं हमारे, वो उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं मैं, जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए सी पे कौन नहीं है, बी वाला। यहाँ लिखा ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। ये ऊर्जा जो है ये नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राहुल एक शोर कूलर बनाता है ना, शोर कुकर जो होता है वो बनाता है जिसमें पानी को उबाला जा सके। वह विभिन्न प्रकार के शोर कुकर के बारे में पढ़ता है और फिर 3 नए प्रकार के कुकर का चलित मॉडल बनाता है। इससे ज़्यादा चालू मॉडल बनाने का क्या फायदा है? तो ऐसे मॉडल बनाने का क्या फायदा है? ए, साथ में उपयोग करने में उत्पादित ऊष्मा प्रत्येक मॉडल की ऊष्मा में से तिगुनी हो जाती है। फिर यहाँ पर जो आंसर है मैं बता दूं यार, आपको डायरेक्ट उलझने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग बोर हो जाए। ठीक है, और लाइक नहीं कर रहे हैं यार, लाइक कर दो फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। तीनों मॉडल को एक साथ चलाकर यह देखा जा सकता है कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा चलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है। 16वां जो है इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं यार, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं अब यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, देखो यार। ठीक है, तो 16वां जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी कि 16वां जो है इसका आंसर आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका बी वाला, केवल वजन और पदार्थ। ठीक है, 17वां जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। 17वां क्वेश्चन है वो यहीं पर है, आपका देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बता दूं मैं, इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए वाला। ऊनी स्वेटर, रेशमी साड़ी, चमड़े की जैकेट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा जो है अगला क्वेश्चन वो हमारा क्या हो रहा है? 18 वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है मैं आपको बता दूं, 18 वाला क्वेश्चन का आंसर जो है आपका वाला हो जाएगा बी वाला। पानी एक यौगिक है जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? वो तत्व है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 19वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है आपका सी वाला हो जाएगा, यानी कि छींक। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं इधर। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 20वां जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं ए हो जाएगा। तो 20वें का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन का आंसर, तो 21वां जो क्वेश्चन है हमारा, इसको भी यहाँ पर मैंने लिया है। 21वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 21वां जो क्वेश्चन है हमारा, इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा भैया? वो हो जाएगा आपका ए वाला। तो 21वें का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा? ए वाला भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 22वां देख लेते हैं। 22वां इधर ऊपर ही है ना। 22वां जो है इसका जो आंसर है वो आपको बता दूं मैं कि इसका जो आंसर है 22वें का वो आपका कहाँ हो जाएगा भाई? यहाँ पर आप जब देखेंगे नीचे तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी वाला। पी, केवल पी और आर, ये इसका बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 23वां देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आप पढ़ लें भैया, वीडियो को रोक भी सकते हो आप, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं कि सर फास्ट भागने लग गए, तो अगर टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं आपको फास्ट नहीं ले जाना, थोड़ा सा फास्ट ले जाना पड़ रहा है। 23वां जो है इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए। 23वां जो है इसके क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम तो सी वाला। तो 23वें का है, होठों व नाखूनों पर कभी पसीना नहीं आता है, मैं आपको बता दूं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक बहुत सारा पेड़ दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि पत्तियाँ गिर जाती है पेड़ों की, क्यों गिर जाती है? जब ठंड का मौसम होता है। तो इसका राइट आंसर बता दो भाई 24 वाले का। तो 24 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो 24 वाला जो है इसका राइट आंसर अगर आपको बता दूं मैं तो इसका हो जाएगा से वाला। वे मिट्टी से अवशोषित लवण और पानी का उपयोग भोजन के रूप में कर लेते हैं, इसलिए वो पत्ते गिरा देते हैं। ये यहाँ पर आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, है ना। ये आपका जो है ऑडिशन का जो आंसर वो है यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 24वां क्वेश्चन के बाद 25वां जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25वां क्वेश्चन है हमारा, इसका 3 वर्ष से बचा दिया। तो इसका जो आंसर है वो आपको 25वां बता दूं मैं आपको, सी वाला हो जाएगा, उसी स्थान पर बनी रहेगी। ठीक है, 25वें क्वेश्चन के बाद आपको बता दूं मैं 26वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 26वां क्वेश्चन जो है ये हम देख लेते हैं। 26वां जो क्वेश्चन हमारा है इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 26वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो बी वाला। इसका उपयोग अनलेटेड पेट्रोल के साथ किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई? तो कैटेलिटिक क्वार्टनर जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। हमारा जो 28वां 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका ए वाला हो जाएगा, फलों के छिलके, केक एवं नींबू। 28वां क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। 28वां जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ये भी आपका ए वाला हो जाएगा। कौन सा वाला? घर्षण बल के कारण। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है हमारा। 29वां क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी वाला, 1 पास्कल। ठीक है, 30 वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर देख लेते हैं हम। 30 वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी वाला, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 30 वाला जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, 31 देख लेते हैं। 31 क्वेश्चन जो है हमारा, इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 20 वाला, पेशी बल, है ना।
32 वाला जो है इसका आंसर देख लेते हैं भाई साहब। 32 वाला जो है इसका जो आंसर है वो आपका 32 वाले का यहाँ पर हो जाएगा डी वाला। तो 32 वाले का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, डी वाला। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से अलग अलग जार दिखाई दे रहे हैं और आप पूछा जा रहा है किसका दाब अधिक होगा। तो आपको बता दूं मैं 33 वाले जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। सो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन हुए कंप्लीट, है ना। 34वां देख लेते हैं आप। 34वां जो आंसर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कुछ आकृति दिया गई है ना। 34वां जो है वो आप देख लेते हैं, उसके बाद 35वां देखेंगे। 34 जो है इसका जो आंसर हो जाएगा आशुद्ध जल। भाई आशुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक यानी कि उसके अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि लाइक मैं आपको बता दूं कौन सा वाला ऐसा जल होगा, यानी कि जो डिस्टिल वाटर होता है आपका वो वाला, वर्षा का जो पानी होता है वो भी आशुद्ध जल होता है। वो भी क्या होता है भाई, जो हमारा कह सकते हैं कि जो विद्युत होती है उसका कुचालक होता है। ठीक है, 35वां जो आंसर है वो देख लेते हैं। 35वें का जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लेना, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ यार। तो 35वां जो है इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका बी वाला, केवल पृष्ठ S1 के लिए। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। 36 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी वाला, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमारा 32वां की हो गया है। अब हमारा 37वां क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है आपका डी वाला हो जाएगा, लोहा। ठीक है, लोहा हो जाएगा। फिर उसके बाद 38वां जो है वो जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 38 वाले का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बी वाला, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंबित दोनों एक ही जल में होते हैं। कब होते हैं भाई ये, ठीक है, ये परिभाषा इसकी सही निकल जाएगी। अब यहाँ पर 36 38 के बाद में अब देखते हैं हम 39 वाला। दो क्वेश्चन बचे भाई, 39 और 40। तो 39 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर जो है भाई साहब जो है 39 का जो आंसर है वो आपका जो है यहाँ हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, राइट। चलिए, तो 40 वाले का आंसर आप खुद कमेंट करके बताएं मुझे कि 40 वाले का आंसर क्या हो सकता है। हमें बिजली की चमक बिजली गिरने की आवाज़ से पहले दिखाई देती है, इसका कारण बताओ। प्रकाश ध्वनि से तेज चलती है। ठीक है, ध्वनि प्रकाश से तेज चलती है, ध्वनि जो होती है वो प्रकाश से तेज चलती है। ठीक है, या बिजली चमकने से पहले बिजली गिर जाती है, या बिजली चमकने के बाद बिजली गिरती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैं नहीं आ रहा, तो मैं उसका आंसर आपको 40 का जल्दी ही दे दूंगा आपको, वो भी कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बाकी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए इस चैनल में और वहाँ पर आप देख सकते हैं।